कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर से, अर्थ का सेंटर है, इसको ओ बोल दिया, अर्थ के सेंटर से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है उसको तो मैंने बोल दिया एक्स, इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया एक्स, और ए से बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया डी एक्स। ठीक है, तो अगर पॉइंट ए पर है तो पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, एट पॉइंट ए ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई एम वन क्या हो गया, ये मास ऑफ अर्थ, और एम टू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मास। तो ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट ए पर, स्मॉल एम, तो जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो भी, ये जो है ना पॉइंट ए है, इस पर जो एम रखा हुआ है टेस्ट मास है, मतलब उसको चेक करने के लिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। टेस्ट मास स्मॉल एम, जो भी आप मास ले रहे हैं ना ऑब्जेक्ट का मास, उसी को टेस्ट मास बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये एफ हो गया जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। फिर हमने कहा कि हम इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस टेस्ट मास को हम यहाँ से ए से बी तक शिफ्ट करा रहे हैं, जरा सा शिफ्ट करा रहे हैं, तो कितने शिफ्टिंग करा रहे हैं, डी एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो वर्क डन कितना निकलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वर्क डन। अब क्या है कि ये तो हो गया वर्क डन, ये तो थोड़ा सा वर्क डन हो गया कि अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर शिफ्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वर्क डन ये हो गया एफ इंटू डी एक्स। लेकिन अगर मैं पूरा टोटल वर्क डन निकालना चाहूँ तो टोटल वर्क डन हमें कैसे निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक हम ले जाना चाह रहे हैं, हम हाँ, हम ये चाहेंगे कि x जो है, x को हम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, हम ऑब्जेक्ट x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखेंगे, मतलब x शुड बी इक्वल टू r, अर्थ के सरफेस से हम उसको इन्फिनिटी तक ले जाना चाह रहे हैं। तो हम कहाँ से कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं, x इज इक्वल टू r से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक ऑब्जेक्ट को ले जाना चाह रहे हैं। समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही आप ये देखिएगा कि इसमें ना यही कर रखा है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में x इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी, अच्छा इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, हाँ इन्फिनिटी से r तक लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है और बहुत दूर से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, उल्टा अर्थ के सरफेस पर नहीं, स्मॉल r डिस्टेंस तक। स्मॉल r डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, स्मॉल r डिस्टेंस शायद अर्थ का ये हो, या आप यहाँ तक लेकर आना चाहें कहीं तक भी, वो स्मॉल r हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये स्मॉल r है, तो हम ये कहेंगे कि आप उसको ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाकर आप स्मॉल r तक लेकर आना चाह रहे हो। ठीक, अब क्या करेंगे, डी डब्ल्यू की वैल्यू डाल देंगे, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r, और डी डब्ल्यू क्या है, एफ डी एक्स, एफ क्या है, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, और फिर जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू ऐसे निकलेगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r, और जी एम एम, जब d के साथ x लिखा हुआ है तो x ही वेरिएबल है, जी एम एम कॉन्स्टेंट है, तो जी एम एम को निकाल लिया बाहर। तो w इज इक्वल टू जी एम एम, इसको ले लिया बाहर, अपॉन में एक्स स्क्वायर बचा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर -2 dx। तो w इज इक्वल टू जी एम एम, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2, क्या काम गलत कर दी वाला, गलत क्या कर दिया, मैम ने x की पावर -2 तक तो सही करा था, फिर उसके बाद मैम ने इसे डिफरेंशिएट कर दिया था इंटीग्रेट करने की जगह। गलती से हो गया। नहीं, क्योंकि अच्छा हाँ, फिर उसके बाद आधे पीरियड हम लोग सारे कंफ्यूजन में थे कि ये क्यों हुआ है, और मैम को रियलाइज नहीं हुआ। हो गई होगी, गलती हो जाती है कई बार। अरे एक बार मेरे से गलती हो गई, और गलती क्या है, कई बार दिमाग कहीं रहता है, होता कुछ और है। मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। एक बार परमुटेशन की, आज की बात नहीं है, ये शायद 6-7 साल पुरानी बात है, परमुटेशन वाली एक्सरसाइज है और 2 या 3 क्वेश्चन हो गए। मैं कह रहा हूँ इसका भी आंसर गलत है, इसका भी आंसर गलत है, मैं बच्चों को भी कह रहा हूँ आंसर गलत है इसका, है ना। मैं हर एक में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, परमुटेशन में कर रहा हूँ, परमुटेशन लगा रहा हूँ, फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का वो करता जा रहा हूँ, और सारे बच्चे हाँ सर ठीक है ठीक है।
फिर जब चौथे क्वेश्चन पर मैं पहुंचा, मैंने कहा यार कभी ऐसा हुआ नहीं है क्या, फिर सर पकड़ के बैठा, मैंने कहा तो सब गड़बड़ हो गया। फिर दोबारा से बताया कि ये फॉर्मूला होता है इसका, फिर वो सारे क्वेश्चंस करे तो हो जाता है। लेकिन हमारी फिजिक्स की टीचर बुक भी नहीं लेके आती है क्लास में, सिर्फ मार्कर और डस्टर लेके आती है, और पता नहीं कहाँ से वो खुद ही नहीं याद होगा ना उनको याद होगा, वो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाती होंगी ना। कहाँ से फिजिक्स पढ़ाती है। हाँ, मेरे को तो दिमाग में नहीं करना चाहिए। -2 + 1 इज -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से r। अब ये -1 को ले लो बाहर, तो W इज इक्वल टू GMM अपॉन -1, डिनोमिनेटर से ये बाहर ले लिया, और x की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/x। लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी, अपर लिमिट इज r। x की पावर -1 है ना, तो 1/x हो गया, और -1 में बाहर ले चुका हूँ, वो बाहर ले लिया। तो किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर -1 है तो वो क्या हो जाएगा, -GMM न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब x की जगह हमने r ले लिया, तो 1/r -1/इन्फिनिटी, और 1/r तो 1/r है ही, 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो W इज इक्वल टू -GMM/r। और हम ये कहते हैं कि यही वर्क डन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी टेस्ट मास के अंदर स्टोर हो जाता है। बस यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, अब मैंने आपको कई चीज़ें जो हैं वो कटवा दी थी, बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लास्ट क्लास में करा था, एस्केप वेलोसिटी करा था, पेज नंबर 29 पर एस्केप वेलोसिटी, ये सिलेबस में है। फिर पेज नंबर 31 पर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये काट देना है, ये नहीं करना है। पेज नंबर 31 पूरा कटेगा, पेज नंबर 32 पूरा कटेगा, पेज नंबर 33 पेज नंबर 33 पूरा नहीं कटेगा, उसमें नीचे ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने लास्ट क्लास में करा था, और ऑर्बिटल वेलोसिटी के जो 2-3 फॉर्मूले हैं यहाँ तक हमने डिराइव करा था। पेज नंबर 35 पर आ जाइए। ऑर्बिटल वेलोसिटी के हमने 2 फॉर्मूले बनाए थे, एक था V0 इज इक्वल टू GM/r+h। पेज नंबर 32 पूरा कटेगा, 33 आधा कटेगा, आधे के बाद में है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वहाँ से करना है, वहाँ से करना है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक डेरिवेशन करवाया था, उस डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि 2 फॉर्मूले बने थे। तो एक फॉर्मूला बना था ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये, नहीं अब तो आगे चल रहे हैं ना, ये तो पुराने वाला मैं बता रहा था, ठीक है ना। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने क्या करा था, V0 इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी GM/r+h अंडर रूट GM/r+h। एक तो ये हमने लास्ट क्लास में करा था, दूसरा हमने यहाँ पर ये देख लिया था कि जो कैपिटल GM है, क्योंकि स्मॉल g की वैल्यू होती है कैपिटल GM/r², तो GM की वैल्यू क्या हो जाएगी GR²। तो GM की जगह GR² रखेंगे, जिसमें R बाहर आ जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है, ये बचेगा G/r+h। ठीक है, तो हमने 2 फॉर्मूले करे थे ऑर्बिटल वेलोसिटी के, पहला और दूसरा। ठीक, तो इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 35 पर आ जाइए, इसमें है व्हेन द सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ h इज इक्वल टू 0। जब सैटेलाइट जो है वो अर्थ की सरफेस के थोड़ा नज़दीक घूमती रहती है, तो जो हाइट है h जो हमने लिया था वो क्या है कि सरफेस से डिस्टेंस, सैटेलाइट का सरफेस से डिस्टेंस, वो हमने h लिया था। तो जब वो बहुत नज़दीक है तो हम ये कहेंगे कि h को लगभग 0 मान लिया जाता है, जो हाइट ऑफ द सैटेलाइट है उसको 0 मान लिया जाता है। तो जब h 0 हो जाएगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, h इज इक्वल टू 0 व्हेन satellite revolves close to the surface of earth, close to the surface of earth। ठीक है, तो ऐसे में फिर V0 कितना हो जाएगा जब h की वैल्यू 0 हो गई R अंडर रूट G/r+0। फिर क्या करिए, ये जो R है ना, ये R को अगर अंदर ले जाना है तो अंदर जाकर ये R² बन जाएगा, भाई अंदर जाकर R² बन जाएगा, तभी तो बाहर आकर R हुआ है।
अंदर आकर ये जी आर स्क्वायर हो गया, आर प्लस जीरो इज आर, तो एक आर से एक आर कट गया, तो ये हो गया अंडर रूट जी आर। वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अब स्मॉल जी की वैल्यू भी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल आर की वैल्यू भी पता है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। तो इन दोनों वैल्यूज को डालिए और आंसर निकालिए। वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल आर कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो ये क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 7.92। स्क्वायर रूट लेने मत बैठ जाना, है ना, इसका सीधा सीधा आंसर याद कर लेना। 7.92 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। और 10 की पावर 3 अगर लिखा हुआ है ना, तो मीटर को आप मीटर ना लिखकर किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद देखिएगा पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमने ना ये डिराइव करी थी, ये थी इक्वेशन नंबर 3, और ये वाली थी लास्ट क्लास में करा था, ये थी इक्वेशन नंबर 4। तो आगे जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज, फर्स्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो एक तो इक्वेशन नंबर 3 से ये समझ में आ रहा है कि इसमें मास ऑफ सैटेलाइट, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मास ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, स्मॉल एम, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट हल्की हो, भारी हो, कैसी भी हो। सेकंड है कि डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड विद इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो अगर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, और अगर हाइट को भी बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर के भी और हाइट के भी, दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ हाइट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड विद द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट की हाइट बढ़ेगी तो भी ये डिक्रीज होगा, सैटेलाइट का रेडियस बढ़ेगा तो भी ये इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस वो लिखा हुआ है। उसके बाद देखिएगा थर्ड है, इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट अबाउट विच द सैटेलाइट रिवॉल्व्स। तो जिस भी प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, उसके मास पर और उसके रेडियस पर, दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके मास पर भी डिपेंड कर रहा है, और इस वाले फॉर्मूले से देखें तो उसके रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है। इन दोनों चीज़ों पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ कैपिटल आर हमने क्या लिया, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं। हम ये कहें कि नहीं जुपिटर के चारों तरफ अगर कोई चीज़ घूमे तो भी वही चीज़ लगेगी, उसमें जुपिटर का रेडियस लिया जाएगा और जुपिटर का मास लिया जाएगा, यानी कि कैपिटल एम। जैसे यहाँ कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ लिया है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, ये तो इसके फॉर्मूले से ही समझ में आ रही हैं। उसके बाद अगला देखेंगे, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज, एस्केप वेलोसिटी हमने निकाली थी, तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला डिराइव करा था वो ये था। सर ये तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में सेकंड पॉइंट है, हाँ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द रेडियस। हाँ, इसमें जब ये बोल रहा है कि इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, तो ये बोलना चाहता है कि सैटेलाइट अर्थ से जितनी दूर जाएगी उतना वेलोसिटी कम होती जाएगी उसकी। हाँ, सैटेलाइट अर्थ से जितनी दूर जाएगी उतनी वेलोसिटी कम होती जाएगी। दूर जाने का मतलब है कि उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये वेलोसिटी कम होगी, वही चीज़ है। एस्केप वेलोसिटी का क्या दे रखा है, अंडर रूट 2gr, अंडर रूट 2gr। एक तो ये, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। The orbital velocity of a satellite revolving close to the Earth's surface is V0 is equal to under root gr। तो अब हम ये कहेंगे कि नहीं, ये वाली कंडीशन क्यों ली कि भाई रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, वो इस वजह से ली है क्योंकि एस्केप वेलोसिटी कहाँ निकाली जाती है, अर्थ की सरफेस पर।
किसी भी रॉकेट को कहाँ से भेजा जाता है, अर्थ की सरफेस से ही तो भेजते हैं, तो उतनी वेलोसिटी के साथ आपको रॉकेट को लॉन्च करना है, ठीक है ना। तो वो अर्थ की सरफेस पर निकाली जाती है एस्केप वेलोसिटी, और अर्थ की सरफेस पर निकाली जाती है। और ऐसी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी फिर हम वो लेंगे जो अर्थ की सरफेस पर थोड़ा सा, अर्थ की सरफेस से नज़दीक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इसलिए ये वाला ले लिया केस, √GR वाला। और इसके बाद आप ये कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करिए, तो VE अपॉन V0 इज इक्वल टू √2GR अपॉन √GR। तो VE अपॉन V0, जब ऊपर भी √ नीचे भी √ तो कॉमन √ आ जाएगा, तो 2GR अपॉन GR, GR से GR कट गया तो √2 बचा केवल। तो VE अपॉन V0 इज इक्वल टू √2, इसको इधर ले आओ, VE इज इक्वल टू √2 V0। Hence the escape velocity of a body from the Earth's surface is √2 times its velocity in a circular orbit just above the Earth's surface। ठीक है, तो अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, VE इज इक्वल टू √2 V0। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। तो इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के चारों तरफ पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। पुराने किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए ना तो देख लीजिएगा, मैंने शायद मतलब काफ़ी टाइम से ना मैंने वीडियोस भेजी नहीं थी, सारी भेज दी हैं वीडियोस, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना देखकर। देख लीजिए, इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। इट इज़ गिवन बाय T इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट का मतलब क्या है कि भाई टाइम कितना, पूरा एक जो ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, जो पूरा पाथ है वो कितना हो जाएगा, पूरा उसका सर्कमफ्रेंस कितना उसने पूरा का पूरा पाथ कवर करा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस। ठीक है, और जब डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो वही है T इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। circumference of the orbit upon orbital velocity। circumference of the orbit upon orbital velocity। अब circumference जो है ऑर्बिट का वो कैसे निकलेगा वो देखिएगा। जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें ये था कि ये हमारे पास है अर्थ, और ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का रेडियस है, और अर्थ से कुछ हाइट पर, अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर, वो हाइट कितनी हो गई, h हो गई। यहाँ पर एक सैटेलाइट है, यहाँ पर एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है। तो जो सैटेलाइट है वो जो रिवॉल्व कर रही है वो ऐसे 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 सर्कुलर पाथ कवर करेगी। तो सैटेलाइट जो सर्कुलर पाथ करेगी तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, r+h। भाई r तो ये हो गया अर्थ का रेडियस, और उससे अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है सैटेलाइट, h हाइट पर, तो r+h उसका रेडियस हो गया। तो उस रेडियस में वो गोल 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 चक्कर काट रही है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत पड़ती है 2πr, तो 2πr ना लेकर क्या लेंगे, 2πr+h। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस की जगह हम लेंगे 2π और यहाँ लिखेंगे r+h अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये √GR। ठीक, अगर अर्थ के सरफेस के नज़दीक है तो √GR, नहीं तो कॉमन फार्मूला √GM अपॉन r+h।
तो ये लिख लीजिए वी नॉट, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, और वी नॉट की जगह अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 2 पाई ये कांस्टेंट मानकर इसको तो बाहर निकालो, तो ये 2 पाई तो बाहर हो गया। अब यहाँ पर जैसे हमको ये दे रखा है ना, ये हमें ऐसे दे रखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको भी कुछ ऐसे ही लिखना है, आर प्लस एच अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये हो गया। अब ये जो ऊपर मैंने लिखा ना आर प्लस एच अपॉन 1, इसको क्यों लिखा है ऐसे, ताकि ऊपर भी एक रैशनल नंबर बन जाए। तो एक नियम होता है रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को जब डिवाइड करते हैं, ये इस तरह से होता है कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। अगर ऐसे है कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, अगर ये है तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर आ जाता है न्यूमरेटर में, मतलब ad, और बीच वाले दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, मतलब bc, ad अपॉन bc, इस तरह से हो जाता है। तो मैंने ये बनाने के लिए लिखा है इसको कि ऊपर भी रैशनल नंबर बन जाए, समथिंग अपॉन समथिंग, नीचे तो समथिंग अपॉन समथिंग है ही, रैशनल है ही। तो अंडर रूट, इसको ना अंडर रूट में लिख लेंगे, t इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई आर प्लस एच अपॉन 1 लिखा है ना, इसको लिखेंगे आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन 1, और अपॉन में अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। और अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर भी अंडर रूट नीचे भी अंडर रूट, तो अब क्या करेंगे 2 पाई पूरे पर अंडर रूट लगाइए, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आएगा, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आएंगे। हाँ, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई और अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम। ठीक, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 मतलब टाइम पीरियड इस तरह से निकाला जाएगा सैटेलाइट का। उसके बाद ये जो कैपिटल जी एम है, हमें मालूम है कि कैपिटल जी एम को हम स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर GR² लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का क्यूब अपॉन स्मॉल GR²। ये हो गया। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 9 बोल दिया। तो टाइम पीरियड निकालने के दो अलग अलग फॉर्मूले तो ये हो गए। उसके बाद देखिए, इफ द अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ मीन डेंसिटी रो देन इट्स मास वुड बी m इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास क्या लिखा जाएगा अर्थ का, m इज इक्वल टू, क्योंकि स्फीयर है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 8, मास, ये जो मास की ये वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 8 में रखना है। ये हो गया। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 8 वी गेट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन g इंटू एम।
जी इंटू एम, एम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब क्या किया गया इसमें, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो 2 पाई है ना, अगर इसको अंदर ले आए तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर। कोई भी टर्म है वो बाहर अगर लिखी हुई है और उसको अगर हमें अंदर लेकर आना है, स्क्वायर रूट के अंदर लेकर आना है, तो होल स्क्वायर बनाकर अंदर लेकर आएंगे। कोई भी चीज़ है अगर उसको स्क्वायर रूट के बाहर लेकर जाना है तो स्क्वायर रूट लेकर बाहर ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बनाकर इसको अंदर ले गए, मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी 4 पाई आर क्यूब और रो। 4 से 4 कट गया, 1 पाई से 1 पाई कट गया, ठीक है। 4 पाई, अच्छा ये नीचे वाला 4 पाई। हाँ नीचे वाला, नीचे वाला। अब यहाँ पर जी रो आर क्यूब ये बचा, तो टी इज इक्वल टू हो गया √3 पाई आर प्लस एच का होल क्यूब, अपॉन जी रो आर क्यूब, ठीक। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। तो 3 तरीके से टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, एक बार कैपिटल जी के टर्म्स में, एक बार स्मॉल जी के टर्म्स में, और एक बार डेंसिटी रो के टर्म्स में। तो 3 तरीके से टाइम पीरियड निकाला जाता है सैटेलाइट का, ठीक। इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि व्हेन द सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू द अर्थ, यानी कि फिर वही चीज़ है कि अगर सैटेलाइट अर्थ के थोड़ा सा नज़दीक रिवॉल्व कर रही है, क्लोज टू द अर्थ, ठीक है, इफ इट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ, क्लोज टू द अर्थ, तो h इज इक्वल टू 0, तो h हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। देन टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड क्या होगा, ये यहाँ से निकाल लीजिए, t इज इक्वल टू, तो h तो 0 हो गया, 0 हो गया तो न्यूमरेटर में क्या आ गया r क्यूब, और डिनोमिनेटर में gm, तो ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, gm क्या होता है, gr² 2 पाई, ये कैंसिल हो गया, तो √r/g, तो 2 पाई √r, r क्या रेडियस ऑफ अर्थ, तो 6.4 इंटू 10⁶, और स्मॉल g कितना है 9.8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5078 सेकेंड्स, 5078 सेकेंड्स, यानी कि 84.6 मिनट्स, ठीक है। तो ये लगभग एक फिक्स्ड वैल्यू आती है कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के थोड़ा सा क्लोज, थोड़ा नज़दीक अगर रिवॉल्व कर रही है, तो जो है 84.6 मिनट्स, ये उसकी इतने टाइम में वो अपना पूरा का पूरा एक जो सर्कल है, एक राउंड जो है वो कंप्लीट करेगी, ठीक है। उसके बाद हमसे अगर ये पूछा जाए कि भाई आप ये बताइए कि हाइट ऑफ अ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, तो किसी भी सैटेलाइट की अगर हाइट निकालनी है, अर्थ से वो कितनी ऊंचाई पर है कोई भी सैटेलाइट, अब यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई ना कि अगर अर्थ के सरफेस के नज़दीक कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो उसको एक राउंड लगाने में इतना टाइम लगेगा, टाइम तो फिक्स हो गया, ठीक। अच्छा, तो अगर हमको टाइम पीरियड पता है तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ अ सैटेलाइट अबव अर्थ सरफेस, इक्वेशन 9 सजेस्ट्स दैट height of a satellite above
अर्थ सरफेस। तो देखिएगा हाइट क्या हो जाएगी, इक्वेशन 9 suggests t is equal to 2 pi अंडर रूट r प्लस h का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, अपॉन जी आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो गया r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से r प्लस एच का होल क्यूब, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हम हाइट ऑफ द सैटेलाइट यानी कि h निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें r प्लस एच का होल क्यूब एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाइए। तो ये ऐसे हो जाएगा कि टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी, ये इधर आ जाएगा, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का क्यूब, इतना हो गया। तो आर प्लस एच का क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये। अब जब r प्लस एच निकालना है, इधर अगर क्यूब है ना, अगर क्यूब हटाना है तो इसका पूरे का क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस एच क्यूब रूट, मतलब इधर अगर पावर 3 है और पावर 3 हटाना चाहते हैं तो इधर जाकर वो पावर 1/3 बन जाती है, तो ये टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/3, ठीक है। हम h निकालना चाहते हैं तो ये r उधर चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/3 माइनस आर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 11। तो इससे हमने क्या निकाला, हम सैटेलाइट की हाइट इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा एंगुलर मोमेंटम। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, एक तो निकाल लिया टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, एक निकाल लिया हाइट ऑफ सैटेलाइट, अब एक चीज और निकालेंगे इसमें, एंगुलर मोमेंटम। अभी इसमें ना कैपलर्स लॉ हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है, कैपलर्स लॉ वो बचा हुआ है। तो कैपलर्स लॉ तो अभी नहीं, मतलब जितना मैंने अभी आज तक करवाया है ना, इतना आप पूरा का पूरा लर्न करके रखिए। मैंने बताया था कि संडे को टेस्ट रहेगा, ठीक है, तो उसका ज़रा तैयारी रखिए, और सुबह के टाइम रखूँगा 10 या 11 बजे, ठीक है, तो उसके लिए तैयारी रखिएगा आप। कैपलर्स लॉ मतलब जितना मैंने करवाया है इस चैप्टर में, सिर्फ ग्रेविटेशन का, और काफ़ी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, काफ़ी पोर्शन तो कट चुका है। तो एंगुलर मोमेंटम बता दूंगा, आज ही बता दूंगा। Angular momentum of a satellite of mass m moving with velocity v naught in an orbit of radius small r is equal to capital R plus h is given by angular momentum। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, वो होता है लीनियर मोमेंटम इनटू r। तो m v नॉट क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इनटू स्मॉल r, ये हो गया। अभी जो स्मॉल r है ये क्या है, रेडियस, वो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट एक्चुअली, कि सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होगा, वो होता है कैपिटल R प्लस एच। फिलहाल तो स्मॉल r ही लिखा रहने दो इसको, तो स्मॉल m, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है v नॉट, इसको लिखेंगे gm अपॉन r प्लस एच होता है। जो v नॉट है, जो v नॉट है वो हमने लिखा था इधर, नहीं, v नॉट जो है वो इक्वेशन नंबर 8 में हमने लिखा था कैपिटल gm अपॉन r प्लस एच होता है। उस r प्लस एच को ही हम स्मॉल r ले रहे हैं, इंटू r, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस एच, तो कैपिटल R प्लस एच की जगह स्मॉल r ले लिया। अच्छा जी,
तो अब क्या करेंगे, अब ये जो स्मॉल आर है इसको भी अंदर ले आओ और स्मॉल एम को भी अंदर ले आओ। तो सब कुछ अंडर रूट में हो गया। ये हो गया स्मॉल एम स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम, और ये हो गया स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर, तो स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल आउट हो गया। तो जी एम एम स्क्वायर आर, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। उसके बाद देखिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हट गया सिलेबस में से। पेज नंबर 39 हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये भी हट गया है। नेसेसरी कंडीशन पेज नंबर 39 पूरा हट गया। पेज नंबर 40 पूरा हट गया, 41 पूरा हट गया है, 42 पूरा हट गया है, 43 भी गायब है, 44 भी नहीं करना है। 44 में बिल्कुल नीचे ऐसे शुरुआत हो रहा है, कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यहाँ से स्टार्ट करना है। करवाया है आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट? अरे ये क्यों करवा दिया, तो सिलेबस में लिखा भी नहीं है कहीं पर। कौन सा? अच्छा ये वाला, ये हमने जो r प्लस एच है ना उसको स्मॉल r ले लिया बस। भाई फॉर्मूला क्या था ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये था ना। तो आर प्लस एच की जगह हमने स्मॉल आर ले लिया बस, आर प्लस एच ना लिख कर स्मॉल आर लिख लिया बस, बाकी सब कुछ सेम है। और एम वी आर ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा बस, मैं अभी आ रहा हूं। कहाँ पर? आर स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर ले गए ना उसको, तो आया। एक मिनट दीजिए बस। अच्छा आप सभी के यहाँ पर चल क्या क्या रहा है यहाँ पर फिजिक्स में? कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारे यहाँ? मतलब अभी ग्रेविटेशन स्टार्ट नहीं करवाया? ग्रेविटेशन पहले हो गया, रोटेशन बाद में करा तुम्हारे यहाँ पर? मतलब फ्लूइड्स वाला चल रहा है। ठीक ठीक, ये सब कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तुम्हारे यहाँ करा दिया, इसके बाद वाला चल रहा है, मतलब सॉलिड्स वाला चल रहा होगा ना।
तुम्हारे यहाँ? हमारे अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक हुआ है। अच्छा, यहीं तक हुआ है, ठीक है, हमारी मैम कह रही है कि यही चल रहा हमारी है। मैम कह रही है कि हमारे प्रॉब्ली 8th नवंबर से यूपीसी है, जिसमें मैम सॉलिड्स भी डालेंगे। हाँ, सॉलिड छोटा चैप्टर है। यानी अब मन करेगा तो जितना मेरे से हो पाएगा उतना डाल दूंगी। अब मुझे पता है लास्ट ईयर हफ्ते में क्या करने वाली है। चलो ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो हमारा ये वाला है ना, जो वॉल्यूम 1 है, अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम 1 में सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है और वॉल्यूम 2 में कम है। तो ज़्यादातर लगभग आपके यहाँ पर, तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, लेकिन बाकी सब जगह लगभग सेम सा ही चल रहा है। तो हमें थोड़ा सा आगे निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ये इधर दीपावली आएगी ना, दिवाली के बाद में ये टॉप गियर में डाल देंगे सारे गाड़ी को ना और ये भगाना शुरू करेंगे बड़ी स्पीड से। तो मैं ना आधे आधे घंटे की आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करूँगा, और वो उन दिनों होंगी जिन दिनों फिजिक्स की रेगुलर क्लास नहीं होती, ठीक है। तो वो या तो रात में रखेंगे 9 से 9:30 या 9:30 से 10। उसमें बस इतना रहेगा, जैसे अभी मान लीजिए यही 3 टॉपिक कर रहे हैं, टाइम पीरियड कर लिया, हाइट कर लिया, और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम करा। तो जैसे यही 3 टॉपिक करें, कोई एक टॉपिक हो गया, बाकी के 2 टॉपिक एक्स्ट्रा क्लास में खींच दिए, तो थोड़ा थोड़ा करके हम भी उनके साथ ही ट्रैक पर आ जाएंगे या उनसे आगे ही निकल जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और शायद मैं कल से ही कर दूंगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैसेज में मैक्सिमम आपको 6:30 या 7 बजे तक मैसेज कर दूंगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ में अलर्ट रहिएगा, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग तो हर एक उसकी मिलेगी ही आपको। चलिए जी, इसके बाद जो है ना, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स के लॉ में क्या है, टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स केपलर फॉर्मुलेटेड 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो यहाँ पर केपलर का जो लॉ है और जो न्यूटन के लॉ हैं, इन दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। हालांकि मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं थोड़े थोड़े। कैसे? जो न्यूटन है, न्यूटन ने ये कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। और केपलर ने बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स मतलब एग शेप का जो ऑर्बिट होता है उसमें रिवॉल्व करते हैं। इसने 3 लॉज बनाए थे केपलर ने। एक तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स था, एक आपका लॉ ऑफ एरियाज था, और तीसरा लॉ ऑफ पीरियड्स था। तो ये 3 तरीके के लॉ इसने बनाए थे। और हमें जो है ऑर्बिट वाला जो लॉ है, ऑर्बिट वाले लॉ में बस उसने ये समझाया था कि कोई भी जब हम प्लैनेट की बात करते हैं तो प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और जो सन है वो सन एलिप्स जो होता है ना, एलिप्स एक ऐसी फिगर होती है, मैथ्स वाले बच्चे तो जानते होंगे, बायो वालों को नहीं पता होगा। तो जैसे ये एलिप्स है ना, एलिप्स एक इस तरीके की शेप होती है। तो एलिप्स जो है, एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक फोकस ये और एक फोकस ये, और फोकस के प्लूरल को बोल देते हैं। इसका कोई सेंटर ऑफ फोकस नहीं होता ना फिक्स्ड? नहीं, यहाँ पर कॉर्नर पर होता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो या तो सन यहाँ पर रहेगा और या फिर सन यहाँ पर रहेगा, दोनों में से किसी एक पर रहेगा सन, ठीक है। और न्यूटन क्या कहता था कि सन रहता है सर्कुलर ऑर्बिट के बिल्कुल सेंटर में रहता है, ठीक है। तो केपलर ने अपना लॉ यूज करके न्यूटन का लॉ प्रूव करके दिखा दिया था, और न्यूटन ने अपना लॉ यूज करके केपलर का लॉ प्रूव करके दिखा दिया था। तो दोनों ही लॉज माने जाते हैं, ठीक है। न्यूटन को केपलर का लॉ मानना पड़ा था, केपलर को न्यूटन का लॉ मानना पड़ा था। हाँ, तो एक तो ये, दूसरा लॉ जो था, दूसरे लॉ में ये था कि भाई एरिया जो है, अगर कोई प्लैनेट, दोनों में से एक जगह रहेगा, सन तो एक ही है ना, या तो इस फोकस पर रहेगा या इधर वाले फोकस पर रहेगा। तो हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए सेम टाइम पीरियड में कोई एक प्लैनेट यहाँ पर था और फिर वो यहाँ पर आ गया, मान लीजिए 2 घंटे में, तो ये जो एरिया इसने स्वीप करा है ना, ये जो एरिया स्वीप करा है ये वाला, और मान लीजिए जब नज़दीक में था यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 घंटे में नज़दीक में जब प्लैनेट आता है केपलर के हिसाब से, तो वो थोड़ा तेज़ चलने लगता है। तो जब वो तेज़ चलने लगता है तो उस दौरान जो वो एरिया स्वीप करेगा, मान लीजिए 2 घंटे में उसने इतना एरिया स्वीप करा जब वो दूर था, जब वो पास था तब 2 घंटे में उसने इतना एरिया स्वीप करा, ये दोनों एरिया इक्वल हो गए, ठीक है। केपलर का सेकंड लॉ ये था, ठीक है। और इनवर्स स्क्वायर रूल होता है थर्ड लॉ, डिटेल में कर लेंगे। तीनों ही लॉ को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। मतलब ये इधर वाला एरिया तो इधर वाला एरिया सेम होगा, दिख अलग रहे पर है सेम। नहीं दिख अलग नहीं, हाँ दिख तो अलग रहे हैं पर सेम है, क्योंकि ये क्या है, इसकी लेंथ ज़्यादा है और विड्थ कम है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, लेंथ ना के बराबर है, तो ये दोनों एरिया सेम ही होंगे, ठीक है। तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
गुड इवनिंग।